नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो ऊपर से तो एक पिता और बेटे के झगड़े की लगती है, लेकिन इसकी परतों में आज के समाज की, हमारे घरों की कई उलझनें छिपी हुई हैं। ये कहानी है एक घर में फैली खामोशी की और फिर उस खामोशी को तोड़ने की एक बहुत ही खूबसूरत कोशिश की। और ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है ना, ये कहानी है उस जिद की जो असल में मतलब जिद होती ही नहीं, और उस बेबसी की जिसके पीछे बहुत सारा प्यार छिपा होता है। हमारे हाथ में जो कहानी है पिता पुत्र दूरी से संवाद तक, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो मांगते हैं क्या हमें वाकई वही चाहिए होता है। सही कहा। तो चलिए आज इस कहानी में उतरते हैं, परत परत इसे खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक 1.5 लाख का मोबाइल फोन एक रिश्ते पर इतना भारी पड़ गया, और फिर कैसे एक छोटी सी यात्रा ने, एक वर्कशॉप ने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी की जो शुरुआत है वो ही बहुत दिलचस्प है। वो हमें उस दौर में ले जाती है जब पिता का मतलब था अनुशासन, थोड़ी सी दूरी, मतलब बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो सीधे जाकर कुछ मांग ले। सारी फरमाइशें माँ के रास्ते जाती थी। हाँ, और उन फरमाइशों का नतीजा भी लगभग तय ही होता था। कहानी में एक लाइन है जो उस पूरे दौर को समेट देती है। न की संभावना ही अधिक होती थी। मतलब एक सम्मान था, थोड़ा डर भी था, और एक अनस्पोकन हायरार्की थी परिवार में। और आज का बच्चा सीधा बोलता है, पापा मुझे आईफोन 17 प्रो चाहिए। यहाँ कोई सिफारिश नहीं है, एक तरह का आदेश है ना? लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक फोन को लेकर 1 महीने की चुप्पी, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? क्या ये वाकई सिर्फ फोन के बारे में था? यही तो इस कहानी का असली मुद्दा है। ये कभी फोन के बारे में था ही नहीं। कहानी के जो किरदार हैं, अंशुल जो पिता हैं और रुद्र जो 11वीं में पढ़ता उनका बेटा है, वो दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रुद्र के लिए वो फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, वो उसके दोस्तों के ग्रुप में एंट्री का टिकट है। अच्छा। इसी को हम पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव कहते हैं। जब आपके आसपास सब ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हों, महंगे फोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको लगने लगता है कि आपकी कीमत भी इन्हीं चीजों से है। अच्छा, तो वो फोन नहीं बल्कि अपने दोस्तों के बीच एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार्यता मांग रहा था। तो ये एक तरह से मदद की पुकार थी जो गुस्से और जिद के पीछे छिप गई थी। He wasn't acting out, he was reaching out. बिल्कुल। और दूसरी तरफ पिता अंशुल की हालत देखिए। वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, पर ये बात बेटे को बता नहीं पा रहे। उन्हें शायद ये अपनी नाकामी लगती है। आजकल माता पिता पर भी तो एक दबाव है ना कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें, वरना वो अच्छे पेरेंट नहीं कहलाएंगे। तो दोनों तरफ एक अनकहा दबाव है। बेटा दोस्तों के दबाव में है और पिता एक अच्छा पिता बने रहने के दबाव में। हाँ, और इस दोहरे दबाव का नतीजा घर में 1 महीने की बर्फीली खामोशी, एक ही छत के नीचे 2 अजनबी। और यही खामोशी घर को एक प्रेशर कुकर बना देती है जिसका कोई रिलीज वाल्व नहीं होता। दोनों अपनी अपनी जगह बेबस हैं और दोनों को लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा। और जब ये प्रेशर कुकर बिल्कुल फटने वाला होता है, तभी कहानी में एक नया किरदार आता है जो इस वॉल्व का काम करता है। अंशुल का कॉलेज का दोस्त अनिल। उसके आने से ही घर का वो भारीपन थोड़ा कम होता है। ये बहुत दिलचस्प है ना कि अक्सर घर के अंदर की जो गांठें होती हैं उन्हें कोई बाहर वाला आकर ही खोलता है। अनिल यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो कोई जजमेंट पास नहीं करता, बस एक दोस्त की तरह अंशुल की बात सुनता है। और ये देखना कमाल का है कि जो अंशुल अपने बेटे से 1 महीने से बात नहीं कर पा रहा था, वो अपनी दोस्त के सामने अपना सारा दर्द उंडेल देता है। और अनिल उसे कोई लेक्चर नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी सलाह देता है। वो कहता है, इस उम्र में बच्चे आदेश नहीं मानते, वे माहौल से सीखते हैं। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, खासकर टीनेजर्स को। आप उन्हें बस एक ऐसा माहौल दे सकते हैं जहां वो खुद सीखने और महसूस करने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए अनिल से बात करने की सलाह नहीं देता। वो कहता है परिवार को लेकर हरिद्वार ऋषिकेश घुमाओ, जगह बदलो, माहौल बदलो। लेकिन वो सिर्फ एक छुट्टी का प्लान नहीं था। अनिल एक वर्कशॉप यानी एक कार्यशाला का भी जिक्र करता है जो श्री ए नागराज जी के दिए हुए मध्यस्थ दर्शन पर आधारित थी। अब ये मध्यस्थ दर्शन क्या चीज है? ये नाम सुनने में तो काफी भारी लगता है। नाम थोड़ा गहरा है, पर इसका सार बहुत सरल है। ये दर्शन इस बात पर जोर देता है कि इंसान असल खुशी सिर्फ चीजें इकट्ठा करके नहीं पा सकता। सच्ची खुशी और सुकून खुद को, अपने रिश्तों को और प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझने से मिलता है।
तो अनिल का सुझाव दोहरा था। एक, यात्रा से माहौल बदलो, और दूसरा, इस कार्यशाला से सोच बदलो। ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, ये समझ की ओर एक यात्रा का प्रस्ताव था। मतलब समस्या से भागो मत, बस उसे देखने का नजरिया बदल लो। और अंशुल, जो अब तक हर तरफ से बंद महसूस कर रहा था, उसे इसमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एक दोस्त की सही समय पर दी गई सलाह उस परिवार को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो पूरा परिवार उस कार्यशाला में पहुंचता है। मुझे तो लगता है कि रुद्र तो मन मार कर ही गया होगा, ये सोचकर कि अब यहाँ लंबे लंबे भाषण सुनने को मिलेंगे। शायद हम सब यही सोचते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहानी बताती है कि वहाँ किसी ने डांटा नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया। वहाँ सिखाने का तरीका ही अलग था। वो उपदेश नहीं देते थे, प्रस्ताव रखते थे। मतलब ये एक विचार है, इसे जांच कर देखो, परख कर देखो, अगर तुम्हें सही लगे तो अपना लो। ये तो बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। इसमें आप किसी पर कुछ थोप नहीं रहे हैं, बल्कि उसे खुद फैसला करने की आजादी दे रहे हैं। और यही तरीका काम कर गया। कार्यशाला में एक सूत्र था जिसने रुद्र और अंशुल दोनों के दिमाग में जैसे बिजली कौंधा दी हो। वो सूत्र था, वस्तुओं का उपयोग है, संबंधों का मूल्य है। दोनों का सही प्रयोजन समझना ही जीवन की कुंजी है। वाह, ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद हम अपनी जिंदगी में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सारी गांठ खुल जाती है। ये वर्कशॉप उन्हें कोई समाधान नहीं देती, ये उन्हें चीजों को देखने का एक नया चश्मा, एक नया लेंस देती है। वो उन्हें पूछना सिखाती है, ये चीज एक टूल यानी साधन है या मेरे जीने का कारण है? फोन एक टूल है, सुविधा है। पिता बेटे का रिश्ता जीने का कारण है, उसका मूल्य है। जिस पल उन्होंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, वहीं से संकट शुरू हुआ। और रुद्र को शायद पहली बार ये एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो जिस फोन के लिए लड़ रहा है, वो तो बस एक सुविधा है। असल चीज तो वो रिश्ता है जिसे वो इस जिद में खोता जा रहा है। उसे ये भी समझ आया कि वो असल में फोन नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के बीच अपनी जगह चाहता था, और उसने फोन को उस जगह को पाने का जरिया मान लिया था। और सिर्फ रुद्र को ही नहीं, अंशुल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि एक पिता होने का मतलब सिर्फ चीजें खरीद कर देना नहीं है। असली प्यार तो बच्चे को सही समझ देना है। अगर वो रुद्र को ये समझा पाते कि तुम्हारी कीमत किसी फोन से नहीं, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे गुणों से है, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो जो टकराव एक फोन से शुरू हुआ था, वो असल में समझ की कमी का टकराव था। और उस एक विचार ने, उस एक सूत्र ने दोनों को आईना दिखा दिया। एकदम, उस कार्यशाला ने दोनों को अपनी इच्छाओं और अपनी जिम्मेदारियों के पीछे की असली वजह से मिलवा दिया, और यहीं से समाधान का रास्ता खुल गया। कार्यशाला के बाद घर वापसी की यात्रा के दौरान कहानी का सबसे खूबसूरत पल आता है। गाड़ी में महीनों की चुप्पी टूटती है, और इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक ईमानदार बातचीत थी। और यही संवाद इस कहानी का दिल है। क्योंकि देखिए, समझ का आना एक बात है, पर उसे हिम्मत करके जाहिर करना, उससे ही रिश्ते जुड़ते हैं। रुद्र अपने पिता से जो कहता है, वो किसी भी माता पिता का दिल पिघला सकता है। वो कहता है, पापा मुझे फोन नहीं, आपका साथ चाहिए था। इस एक लाइन में उसने अपनी सारी जिद, अपनी सारी असुरक्षा की असली वजह बता दी। उसे वो 1.5 लाख का गैजेट नहीं, अपने पिता का भरोसा चाहिए था, उनका साथ चाहिए था। और जब इतनी ईमानदारी से एक बेटा अपनी कमजोरी और अपनी जरूरत को स्वीकार करता है, तो पिता के लिए भी अपने दिल की बात कहना आसान हो जाता है। उस ईमानदारी ने दोनों के बीच खड़ी दीवार को गिरा दिया। और अंशुल का जवाब भी उतना ही भावुक था। उनकी आंखें भर आती हैं और वो कहते हैं, बेटा मेरी हैसियत कम हो सकती है, पर मेरा प्यार नहीं। उस एक पल में दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रख दिया। और जानते हैं, सबसे कमाल की बात क्या हुई? जैसे ये संवाद हुआ, वो फोन जो इतने बड़े महाभारत का कारण बना हुआ था, वो सीन से पूरी तरह गायब हो गया, अप्रासंगिक हो गया। क्योंकि असली मुद्दा तो कभी फोन था ही नहीं, असली मुद्दा था संवाद की कमी। इसके बाद तो घर का नक्शा ही बदल गया। जहाँ पहले तनाव और खामोशी थी, वहाँ अब बातचीत और भरोसा था। रुद्र को भी जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली कि इज्जत ब्रांड से नहीं, व्यवहार से मिलती है। और अंत में कहानी हमें फिर उसी दर्शन पर वापस ले आती है जिसने ये बदलाव शुरू किया था। वस्तुएं सुविधा देती हैं, पर संबंध जीवन देते हैं। जब रिश्तों में ये समझ आ जाती है, तो एक मकान सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं रहता, वो एक सुखी संसार बन जाता है।
तो अंशुल और रुद्र की कहानी ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये आज के उस हर परिवार की कहानी है जो स्टेटस, दिखावे और भागा दौड़ के बीच अपने रिश्तों की गर्माहट कहीं खोता जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वस्तुओं और संबंधों के बीच का संतुलन साधना होगा। अगली बार जब हम किसी चीज के लिए जिद करें तो शायद हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें वाकई वो चीज चाहिए या उस चीज के पीछे छिपा प्यार, सुरक्षा या किसी का साथ चाहिए। जब संबंधों में समझ जुड़ जाती है तो घर सिर्फ मकान नहीं रहता, एक सुखी संसार बन जाता है। इससे बेहतर तरीके से इस पूरी चर्चा को खत्म नहीं किया जा सकता। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपने जीवन में जब हम किसी भौतिक वस्तु की जिद करते हैं या किसी से कोई मांग रखते हैं, तो क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि उस वस्तु के पर्दे के पीछे हम असल में किस भावना या जरूरत को पूरा करना चाह रहे हैं?